नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लोकेंद्र मिश्रा और आप सबका स्वागत है इस वीडियो में। जनरल अवेयरनेस जो यूपी ट्रिपल एससी पीईटी की हमारे सिलेबस है, उसमें अगला टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भारतीय संसद, जिसमें कि राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा और विधान परिषद। इसके बारे में हम पूरे अच्छी तरह से समझ लेंगे। ये घटना चक्र का स्पेशल एडिशन है यूपी ट्रिपल एससी पीईटी का, तो उसके माध्यम से हम समझ रहे हैं और बाद में हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करेंगे कि किस तरह के प्रश्न इससे बन सकते हैं। फिलहाल के लिए पहले ये सारी चीज़ें क्या होती हैं ये हम समझते हैं। तो देखिए, भारत की जो राजनीति है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है और यहाँ पर एक संसद है। भारत की संसद को दो भाग में बांट दिया गया है, मतलब इसके दो हाउस हैं आप कह सकते हैं। एक है लोकसभा, एक है राज्यसभा। लोकसभा को लोअर हाउस कहते हैं और राज्यसभा को अपर हाउस कहते हैं, मतलब राज्यसभा उच्च सदन है और लोकसभा जो है उसको निम्न सदन कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि संसद क्या है। तो देखिए, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि संसद जो है वो संघीय सरकार का एक विधायी अंग है। विधायी अंग का मतलब है कि ऐसी बॉडी जो कि लेजिस्लेचर हो, मतलब वो लॉज बनाती हो, कानून बनाती हो देश की। अब हमारे भारत में जो संसदीय प्रणाली है, इसको वेस्टमिंस्टर मॉडल कहते हैं। और संसदीय प्रणाली कहाँ से अपनाया गया था? तो ये ब्रिटेन से अपनाया गया था, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। अब संविधान के भाग 5 के अंतर्गत अनुच्छेद 79 से 182, याद रखिएगा, आर्टिकल 79 से आर्टिकल 122 तक संविधान में, आर्टिकल 79 से 122 तक संविधान के भाग 5 के अंतर्गत किस तरह से संसद का गठन किया गया, उसकी संरचना क्या है, प्रक्रिया क्या है, शक्ति क्या है, इसका वर्णन किया जाएगा। तो प्रश्न ऐसे पूछेगा कि भारतीय संसद के गठन से संबंधित प्रावधान किस भाग में है संविधान के? तो भाग नंबर 5 है। अनुच्छेद 79 देखते हैं। अनुच्छेद 79 कहता है कि भारत की संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनती है। प्रश्न ऐसे होगा, देखिए आप समझिएगा इस बात को कि भारत की जो संसद है, ये इसके कौन कौन लोग पार्ट हैं? तो इसके 3 पार्ट हैं। एक है लोकसभा, दूसरी है राज्यसभा और तीसरे हैं प्रेसिडेंट। ये 3 लोग मिलकर बनाते हैं भारत की संसद। आगे बढ़ते हैं। भारत की संसद में 2 सदन हैं, उच्च सदन को राज्यसभा तथा निम्न सदन को लोकसभा कहते हैं। राष्ट्रपति वाला पॉइंट याद रखिएगा, राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, लेकिन वो संसद का अभिन्न अंग होता है, क्योंकि संसद 3 चीज से मिलकर बनती है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति न तो लोकसभा का मेंबर है और न तो राज्यसभा का मेंबर होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, संसद में कोई भी विधेयक जब पास होगा, कोई भी विधेयक है वो कानून कब बनेगा? विधेयक को कहते हैं बिल और कानून को अंग्रेजी में कहते हैं एक्ट या लॉ। तो कोई भी बिल, एक्ट या लॉ तब बनेगा जब उस पर राष्ट्रपति अपना साइन कर दे। राष्ट्रपति जब उसको अपनी स्वीकृति दे देता है तो कोई भी बिल जो है वो लॉ बन जाता है, कानून बन जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं राज्यसभा की संरचना के बारे में। तो राज्यसभा की संरचना का उल्लेख आर्टिकल 80 में किया गया है। पूछेगा कि राज्यसभा से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद 80 आपको याद रहना चाहिए। राज्यसभा में मैक्सिमम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो आपको याद रखना चाहिए कि इसमें 250 मैक्सिमम सदस्य हो सकते हैं, जिसमें से भी 238 सदस्य जो होंगे वो राज्य से होंगे। राज्य से कितने होंगे? 238 सदस्य होंगे। और केंद्र शासित प्रदेश जो हैं, संघ शासित प्रदेश, उससे कुछ लोग निर्वाचित होते हैं और 12 लोग जो हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा चुने जाते हैं, जो कि वो मनोनीत करते हैं। और ये अनुच्छेद 80 का जो पार्ट 1 है वो बताता है, ठीक है, इसके बारे में वो बताता है। जरा मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। ये देखिए, हम बात करते हैं अब राज्यसभा के कुछ सदस्यों के। अब यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि राज्यसभा सदस्य संख्या किस राज्य से कितने राज्यसभा सदस्य बनते हैं। तो देखिए, आंध्र प्रदेश में 11 सदस्य हैं। आंध्र प्रदेश में राज्यसभा के 11 सदस्य हैं। असम में 7 हैं, छत्तीसगढ़ में 5 हैं, गुजरात में 11 हैं, हिमाचल प्रदेश में 3 हैं। सब आपको याद करने की जरूरत नहीं है। आप यूपी की परीक्षा देने जा रहे हैं, यूपी ट्रिपल एससी पीईटी, तो यूपी के बारे में आपको याद होना चाहिए कि यूपी में राज्यसभा के कुल कितने सदस्य हैं भाई। तो यूपी आप देखिए, यहाँ पर कुछ कुछ याद रखना है। उत्तर प्रदेश में 31 हैं और सबसे अधिक राज्यसभा के सीट किस राज्य में है? तो यूपी में है। और कितनी है? तो 31 है। ये आपको याद रखना होगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पे राज्यसभा की सदस्यता के लिए क्या प्रावधान है। तो राज्यसभा का सदस्य कोई तभी बन सकता है जब उसकी उम्र 30 साल हो। तो पहली क्राइटेरिया क्या है कि 30 साल की उम्र हो।
और वो भारत का नागरिक भी होना चाहिए, ये भी एक क्राइटेरिया होता है कि भारत का वो नागरिक हो। राज्यसभा स्थायी सदन है, कभी भंग नहीं होगी। देखिए पूछेगा प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा सदन या कौन सा हाउस भंग नहीं होता है, तो राज्यसभा कभी भंग नहीं होता है। वहाँ पे एक मेंबर का कार्यकाल जो है वो 6 वर्ष का होता है और प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 लोग सेवानिवृत्त हो जाते हैं। आर्टिकल 83 का क्लॉज 1 कहता है ये बात, तो आर्टिकल भी याद रखिएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल 89, राज्यसभा से संबंधित 89 का क्लॉज 1। ये कहता है कि भारत का उपराष्ट्रपति जो होगा वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। देखिए चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो, कोई ना कोई वहाँ पे चेयरमैन होगा या स्पीकर होगा। तो जो चेयरमैन होता है राज्यसभा का वो कौन होता है? भारत का उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति को जो वेतन मिलता है भारत के उपराष्ट्रपति को, वो इसलिए नहीं मिलता है कि वो उपराष्ट्रपति है, वो वेतन उसे इसलिए मिलता है क्योंकि वो राज्यसभा का चेयरमैन है। याद रखिएगा इस प्रश्न को। राज्यसभा के सदस्य अपने में से ही किसी एक सदस्य को राज्यसभा का उपसभापति चुनते हैं। आर्टिकल 89 का 2। उपसभापति भी चुने जाते हैं। इस समय कौन है उपसभापति? कमेंट करके बताइए। हरिवंश नारायण। हरिवंश नारायण उपसभापति हैं और अभी राज्यसभा के जो सभापति महोदय हैं वो भारत के उपराष्ट्रपति यानी कि एम वेंकैया नायडू जी हैं। अब यहाँ पर देखिए विधि निर्माण से संबंधित कुछ चीज़ें, यहाँ पे एक आप देख सकते हैं एक डायग्राम दिया है, उसको समझते हैं। देखिए इसको कई काल में बांटा जाता है। संसद का जो सत्र होता है वो कई भाग में बटा होता है। जैसे संसद से 11 बजे से 12 बजे के बीच में प्रश्नकाल होता है और प्रश्नकाल के जस्ट बाद 1 घंटे के लिए शून्यकाल होता है और 1 बजे से 2 बजे संसद में लंच हो जाता है, ये लोग खाना पीना खाने चले जाते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा 2 बजे से 6 बजे के बीच में मतलब 4 घंटे में यहाँ पर सरकारी कार्य किया जाता है। अगर कोई बिल वगैरह का काम है वो यहाँ पे किया जाएगा। 6 बजे तक लोकसभा, लेकिन राज्यसभा में ये काम 2 बजे से 5 बजे तक 3 घंटे तक होता है। कोई विधेयक पारित करना हो, कोई विधि निर्माण करना हो तो ये सारा काम कब से कब होगा? 2 से 5 तक राज्यसभा में और 2 से 6 तक बिल वाला काम, विधायी काम होगा लोकसभा में। अब प्रश्न देखिए क्या बनेगा। प्रश्न बनेगा कि प्रश्नकाल का समय क्या है, तो आपको बताना पड़ेगा कि प्रश्नकाल 11 से 12 बजे के बीच में है। यह भी पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा काल पहले आता है, प्रश्नकाल या फिर शून्यकाल। तो यह भी आपको याद रखना है कि प्रश्नकाल पहले आएगा, उसके बाद शून्यकाल आएगा। ठीक है। वर्तमान में देखिए राज्यसभा के उपसभापति का नाम क्या है? हरिवंश नारायण सिंह है, बता दिया गया। अब आर्टिकल 19 समझते हैं। अनुच्छेद 90 में अगर उपसभापति का पद रिक्त हो जाए या उन्होंने पद का से त्यागपत्र दे दिया या पद से हटाए गए तो कैसे होगा ये प्रोसेस, ये बताया है। देखिए कैसे वो हट सकते हैं। या तो वह राज्यसभा का सदस्य नहीं रहे तो पद रिक्त हो जाएगा, मतलब वो रिटायर हो जाए राज्यसभा से, या फिर उपसभापति सभापति को संबोधित करके अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा त्यागपत्र दें। तो याद रखिएगा उपसभापति जो है राज्यसभा का वो सभापति को अपना त्यागपत्र देगा। ठीक बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है राज्यसभा द्वारा उपसभापति को पद से कैसे हटाया जाता है। तो 14 दिन पहले उनको सूचना दे दी जाएगी। ठीक है। उसके बाद जितने तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत के द्वारा इस आशय का प्रस्ताव पारित करके हटाया जा सकता है। 14 दिन पहले इन्फॉर्म करिए, उसके बाद प्रस्ताव पारित करिए बहुमत से, और जब ये प्रस्ताव पारित हो जाता है तो वो जो उपसभापति है वो पद से हट जाएगा। अनुच्छेद 92 देखते हैं। अनुच्छेद 92 ये कहता है कि जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन हो तो वह पीठासीन नहीं होगा। इसका मतलब क्या होता है? देखिए आपने देखा होगा जो चेयरमैन होता है या वाइस चेयरमैन होता है राज्यसभा का, वो एक चेयर पे कुर्सी पे बैठा रहता है जिसको हम कहते हैं पीठ। उस पीठ पर आसीन रहता है इसलिए पीठासीन कहते हैं। अब जब मान लीजिए कि किसी उपसभापति या के खिलाफ कोई ऐसा प्रस्ताव आ गया कि उनको हटाना है, तो जब ये प्रस्ताव चल रहा होगा तो उनको अनुमति नहीं होगी कि वो पीठासीन अधिकारी बने, मतलब पीठासीन वो नहीं हो सकते हैं। उस समय वो संसद को, राज्यसभा को नहीं चलाएंगे, वो एक साधारण मेंबर की तरह पे रहेंगे। ठीक है। अब देखिए राज्यसभा के पास कुछ विशेष शक्तियां हैं, लोकसभा से अलग कुछ शक्तियां हैं। क्या है समझते हैं। राज्यसभा उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा राज्य सूची के किसी भी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया जाएगा। 2/3 का मतलब क्या हुआ? जितने मेंबर हैं उसका 2/3 मेंबर जब हो जाएंगे और वो मत देने वाले सदस्यों के जितने लोग वोट दे रहे हैं उसके 2/3 मत अगर मिल जाता है तो राज्य सूची में जो भी चीज़ें हैं, राज्य सूची देखिए 3 तरह की सूची होती है।
एक होती है केंद्र सूची, एक होती है समवर्ती सूची और एक होती है राज्य सूची। केंद्र सूची का मतलब है कि ऐसे मामले जो केंद्र जिस पर नियम कानून बनाए वो केंद्र सूची में आता है, ऐसे मामले जिस पर राज्य बनाए वो राज्य सूची में। और एक आता है कंकरेंट लिस्ट, जिसको अंग्रेजी में कंकरेंट कहते हैं और हिंदी में उसको कहते हैं जो दोनों में आए, कंकरेंट लिस्ट। तो कंकरेंट लिस्ट जो होता है, इस पर स्टेट गवर्नमेंट भी बना सकती है कानून और केंद्रीय सरकार भी बना सकती है कानून। तो कोई राज्य वाली सूची के सब्जेक्ट पर अगर केंद्र सरकार बनाना चाहे कानून, तो इसके लिए 2/3 बहुमत से राज्यसभा से पारित कराना पड़ेगा। ठीक है, महत्व का घोषित कर उस पर संसद द्वारा कानून बनवा सकती है, आर्टिकल 249 है, ये भी आपको याद रखना होगा। इस प्रकार कानून मात्र 1 वर्ष तक ही प्रभावी रहेगा, 1 ही वर्ष तक प्रभावी रहेगा, परंतु राज्यसभा चाहे तो बार बार इसे 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है। कितनी बार बढ़ाएगी इसका कोई लिमिट नहीं, जितनी बार चाहे बढ़ा दें। अखिल भारतीय सेवा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि अखिल भारतीय सेवा का सृजन का अधिकार किसके पास है, तो ये मात्र राज्यसभा के पास है। ऑल इंडिया सर्विसेज में 3 सर्विसेज आती हैं, IAS हो गया, IFS इंडियन फॉरेस्ट सर्विस हो गया और IPS इंडियन पुलिस सर्विस हो गया। ये 3 सर्विस से संबंधित कोई भी पारित होगा वो राज्यसभा ही कर सकती है। ठीक है, कोई सृजन करना हो पोस्ट तो। आगे बढ़ते हैं। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा में 14 दिनों के लिए आता है। यदि 14 दिनों के भीतर विधेयक पारित नहीं किया जाए तो उसे पारित समझा जाता है। मतलब अगर लोकसभा ने एक बार कोई मनी बिल पास करके भेज दिया राज्यसभा के पास और 14 दिनों के अंदर ही राज्यसभा ने उसको अपने सदन से पास नहीं किया, तो वो अपने आप मान लिया जाएगा कि पास हो गया। मतलब राज्यसभा से मनी बिल से संबंधित कोई भी जो वरीयता है वो लोकसभा को मिलती है, राज्यसभा को नहीं मिलती है। राज्यसभा पास करे या ना करे इससे कोई मतलब नहीं है। किसी प्रकार का संशोधन भी राज्यसभा नहीं कर सकती है मनी बिल में, ये सिर्फ लोकसभा का ही विशेष अधिकार है। ठीक है, राज्यसभा का गठन कब किया गया था? सबसे पहले तो 3 अप्रैल 1952 को इसका गठन किया गया और पहली बैठक जो हुई वो 13 मई 1952 को हुई थी। राज्यसभा कम से कम 2 बार, देखिए राष्ट्रपति वर्ष में 2 बार राज्यसभा का अधिवेशन बुलाता है। इसमें 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए, मतलब 2 बैठकों के बीच में 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होगा। अब हमने राज्यसभा देख लिया, अब हम लोकसभा के बारे में कुछ बातें डिस्कस करते हैं। देखिए लोकसभा की संरचना का उल्लेख जो है वो अनुच्छेद 81 में किया गया है। लोकसभा निम्न सदन होता है, मैंने बता दिया। इसमें जो टोटल मेंबर होते हैं वो 530 प्लस 20 मतलब 550 हो गए। अब याद रखिएगा 104 जो संविधान संशोधन था, इसके अनुसार जो 2019 में ये संशोधन हुआ था, इसमें देखिए अनुच्छेद 334 में संशोधन किया गया और लोकसभा और राज्य विधानसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए स्थानों के आरक्षण को 10 वर्ष तक बढ़ा दिया गया। ये जो आरक्षण है ना, ये हर साल 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाता है, हर साल नहीं, हर 10 वर्ष बाद 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाता है। तो ये 104 संशोधन था संविधान का, याद रखिएगा। और इसके साथ साथ एंग्लो इंडियन आंग्ल भारतीय समुदाय भी थे, जिनको 2 लोगों को राष्ट्रपति मनोनीत करता था। अब यहाँ पे क्या किया गया है कि 25 जनवरी 2020 से ये समाप्त कर दिया गया। मतलब एंग्लो इंडियन वाला जो रिजर्वेशन था वो समाप्त कर दिया गया। चूंकि ये नया टॉपिक है तो करंट से भी प्रश्न आ सकता है कि किस संविधान संशोधन के तहत एंग्लो इंडियन वाले रिजर्वेशन को हटाया गया। तो 104 संविधान संशोधन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आप लोग इसको देख लीजिएगा कि लोकसभा में जो सदस्यों की संख्या है उससे संबंधित कुछ बातें यहाँ पे लिखी हैं कि कहाँ पे कितने लोकसभा सदस्य हैं। इसमें आप उत्तर प्रदेश वाला याद कर लीजिए, बाकी अगर आपको याद हो पाए तो याद करिए, नहीं याद हो पाए तो मत करिए। उत्तर प्रदेश में लोकसभा के सर्वाधिक सीट है और 80 लोकसभा सीट है, मतलब 80 सांसद लोकसभा में उत्तर प्रदेश से चुन के जाते हैं। जो यूपी जीत गया वो भारत में अपनी सरकार केंद्र में भी बना लेगा। अनुच्छेद 81(1) के अनुसार अनुच्छेद 331 के उपबंधों के अधीन रहते हुए कुछ चीज़ें हैं वो आप देख लीजिए। जैसे लोकसभा राज्यों में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए 530 से अनाधिक सदस्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधि करने वाले ऐसी रीति से जो संसद विधि द्वारा उपबंधित करे चुने हुए से 20 से अधिक सदस्य। देखिए यही बता रहा है कि 530 प्लस 20 550 टोटल मेंबर होंगे, इसके बारे में बता रहा है। अब देखिए 84वां संविधान संशोधन 2001 में हुआ था। इसके अनुसार किया गया ये कि 2026 तक लोकसभा की सीट में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। मतलब 550 सीट है वर्तमान में, इतना ही रहेगा। कब तक? 2026 तक। अब 2026 में हो सकता है फिर नए तरीके से इसको एक बार
दोबारा से इसको एक बार देखा जाए तो हो सकता है कुछ सीटें बढ़ें। और इसीलिए आप देख सकते हैं कि नया संसद भवन भी निर्माण हो रहा है, ताकि अगर 2026 के बाद सीटें बढ़ाई जाएं तो आगे जो और सांसद आने वाले हैं उनके लिए भी सुविधा हो जाए, बैठने वगैरह की दिक्कत ना हो, इससे रिलेटेड चीज़ें। ठीक, आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या 543 है, जिसमें 524 राज्य से हैं और 19 केंद्र शासित प्रदेश से हैं। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए 84 सीट है और अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीट है। ये आरक्षित सीटें हैं अनुच्छेद 330 के अनुसार। लोकसभा के सदस्यों के चुनाव में कौन भाग ले सकता है? तो जो भी 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोग हैं वो भाग ले सकते हैं। लोकसभा सदस्य के लिए आवश्यक क्या है कि वो 25 साल का आयु होनी चाहिए उसकी। वो पहले बात कि 25 साल का हो, देखिए राज्यसभा में 30 साल का था, लोकसभा में 25 साल। भारत का नागरिक हो, पागल या दिवालिया न हो और किसी लाभ के पद पर न हो। इस तरह का अगर होगा तब होगा। अब हम बात करते हैं कि कैसे कानून बनता है, कितने तरह के बिल होते हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। अब देखिएगा, यहाँ पर पहले बात कर लेते हैं बिलों के प्रकार, कितने टाइप के बिल होते हैं। देखिए, एक तो साधारण बिल होता है। साधारण बिल मतलब ऑर्डिनरी बिल, इसको अंग्रेजी में ऑर्डिनरी बिल कहते हैं। फिर आते हैं तो धन विधेयक होता है। धन विधेयक के बाद होता है वित्तीय विधेयक और फिर आता है विशेष विधेयक। ये आप 4 नाम याद रखिएगा। अब जो वित्तीय विधेयक है इसको 2 भाग में बांटते हैं, एक फाइनेंशियल बिल 1, एक फाइनेंशियल बिल 2। लेकिन इसमें याद रखिएगा विशेष विधेयक क्या है, इसको आपको याद रखना है। विशेष विधेयक में क्या होता है, संविधान से संशोधन अगर संविधान में करना हो, संविधान संशोधन से संबंधित कोई भी विधेयक होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो होता है, उसको हम कहते हैं कि वो विशेष तरह का बिल है। और ये 2 तरह का होगा, एक होगा फेडरल और एक होगा नॉन फेडरल। फेडरल का मतलब होता है संघीय और नॉन फेडरल का मतलब गैर संघीय। इसमें राज्यों की सहमति आवश्यक होती है। जब फेडरल वाला होगा तो उसमें राज्यों की सहमति भी आवश्यक होगी। संविधान संशोधन में राज्यों की सहमति भी चाहिए होती है जब वो फेडरल हो। अब लोकसभा एक अस्थायी सदन है। जैसे राज्यसभा के बारे में अभी हमने पढ़ा था ना कि राज्यसभा जो है वो क्या है, एक स्थायी सदन है, क्योंकि वो हर 2 साल के बाद 1/3 लोग वहाँ से रिटायर होते हैं, जबकि ये लोकसभा जो है ये अस्थायी है। किसी भी प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा भंग किया जा सकता है, तो लोकसभा भंग भी होती है। कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, राज्यसभा में 6 वर्ष का होता था। आपातकाल के समय में संसद चाहे तो एक कानून लाएगी और कानून लाके लोकसभा का समय काल बढ़ा सकती है, लेकिन 1 वर्ष से अधिक नहीं बढ़ा सकती है। मंत्रिपरिषद जो है वो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा। इसको कहते हैं अकाउंटेबल होना, रिस्पॉन्सिबल होना। ठीक है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। पूरी जो मंत्रिपरिषद है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है, वो संसद में लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। कोई भी काम करेंगे तो उत्तर देना पड़ेगा। लोकसभा का कोरम होता है। अब कोरम क्या है, देखिए कोरम का मतलब होता है कि कितने मिनिमम लोग उपस्थित हों तब लोकसभा चले। अब मान लीजिए 550 लोग हैं, वर्तमान में 543 हैं, किसी दिन केवल 20 ही लोग आ गए, तो क्या 20 लोगों में ही लोकसभा चला ली जाएगी? ऐसा नहीं होगा ना। तो इसीलिए 10% रखा गया है। 550 टोटल है, टोटल का 10%। तो देखिए अब 550 होता है ना, 550 का आप 10% निकालिए, 10/100 करिए। ये देखिए 0 से 0, 0 से 0, 55 आया। मतलब मिनिमम 55 लोग उपस्थित होने चाहिए। कोरम का मतलब होता है 55 लोग अगर उपस्थित होंगे तो लोकसभा चलेगी, नहीं तो नहीं चलेगी। अब लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में बात करें। अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा अपने सदस्यों में से एक को अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का चुनाव करती है। ठीक, अब लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो होंगे वो कौन होंगे? तो देखिए, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष लोकसभा के सदस्य के रूप में शपथ लेते हैं, न कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में। मतलब वो वहां के सदस्य होंगे। ठीक है, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष अध्यक्ष को अपना त्याग पत्र देगा। मतलब लोकसभा का जो स्पीकर है ये अपना किसको इस्तीफा देगा? डिप्यूटी स्पीकर को देगा। ये अपना इस्तीफा इनको देंगे और डिप्टी स्पीकर अपना इस्तीफा किसको देंगे? स्पीकर साहब को देंगे। आपस में ही ये लोग दे सकते हैं अगर इनको त्यागपत्र देना हो तो। लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा इनको हटाया जा सकता है। अब देखिए, जितने समस्त सदस्य हैं, टोटल सदस्य 543 हैं, उनका बहुमत निकाल लीजिए। अगर बहुमत है तो 14 दिन पहले इनको सूचना दे दी जाए और बहुमत के हिसाब से इनको हटाया जा सकता है पद से। कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं, ये जरूर इंपॉर्टेंट है, एकदम बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। अनुच्छेद 108 के तहत दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है। किसी समय में ऐसा होता है कि लोकसभा से कोई बिल पास हो गया, राज्यसभा में पेंडिंग पड़ा हुआ है, तो वो बिल जो है वो पेंडिंग कब तक पड़ा रहेगा, उसका एक टाइम होगा। तो जब बिल पेंडिंग पड़ा है तो उस समय में ब्रेक करने के लिए कि बिल पास हो जाए किसी तरह से, संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। मतलब लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर एक साथ बैठेंगे और उस पर चर्चा करेंगे। यह किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो 108, याद रखिएगा। अब 2 चीजें, लोकसभा का अध्यक्ष
लोकसभा का अध्यक्ष जो होगा वो इस संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करेगा। राज्यसभा का चेयरमैन नहीं करेगा, लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। कोई भी विधेयक धन विधेयक है कि नहीं है, इसका निर्णय भी लोकसभा का स्पीकर करता है। तो लोकसभा के स्पीकर के पास क्या क्या राइट है, यहाँ पे दो चीज समझिएगा। एक, जो लोकसभा का स्पीकर है वो क्या कर सकता है, संयुक्त सेशन जो होगा, संयुक्त अधिवेशन जो होगा, उसका हेड कौन होगा, उसकी अध्यक्षता कौन करेगा, स्पीकर करेगा। कोई भी बिल धन विधेयक है कि नहीं है, स्पीकर इस पे निर्णय सुनाएगा। अगर वो कह दिया कि धन विधेयक है तो धन विधेयक है, नहीं है तो नहीं है। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है यहाँ पे, वो देख लीजिएगा, ये आप पढ़ लीजिएगा अच्छी तरह से। मैं कुछ चीजें बता देता हूँ। जैसे लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो जीवी मावलंकर साहब थे, 15 मई 1952 को बने और 27 फरवरी 1956 तक थे। दूसरे थे एन अनंत शयनम अयंगर, और उसके बाद हुकुम सिंह, एन संजीव रेड्डी, जीएस ढिल्लन, बलिराम भगत, केएस हेगड़े, बलराम जाखड़, रवि राय। ये आपको मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये आप एक बार देख लीजिएगा, मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूं, देख लीजिए, ठीक है। अब पूछेगा कि 17वां लोकसभा में 17वें नंबर पे, मतलब अभी 17वां चल रहा है ना, तो पूछ सकता है कि 17वें स्पीकर कौन है लोकसभा के, तो ये ओम बिरला है। ओम बिरला का नाम आपको याद होगा, ये याद रखिएगा। तो कुल मिलाकर ये लोकसभा संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे। अब प्रथम लोकसभा जो थी वो 17 अप्रैल 1952 को थी। प्रथम राज्यसभा कब थी मैंने बता दिया था। अब प्रथम लोकसभा देखते हैं। 17 अप्रैल 1952 से 4 अप्रैल 1957 तक पहली लोकसभा चली थी, और जब लोकसभा का पहला अधिवेशन हुआ वो 13 मई 1952 से शुरू हुआ था। पहले लोकसभा के अध्यक्ष जीवी मावलंकर जी थे, और उपाध्यक्ष जो थे वो एम अनंत शयनम अयंगर थे। पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार थी, आपको याद होगा मीरा कुमार। उसके बाद देखिए जगजीवन राम की ये पुत्री हैं। नोट के बारे में, अब नोट यहाँ पे देखिए, सबसे अधिक मतदाताओं वाला लोकसभा क्षेत्र कौन सा है, मल्काजीगिरी तेलंगाना। और सबसे कम मतदाताओं वाला क्षेत्र कौन सा है, लक्षद्वीप है। तो सबसे अधिक लोकसभा के वोटर कहाँ पे हैं, तो तेलंगाना में हैं। कहाँ पे, मल्काजगिरी लोकसभा क्षेत्र में। और सबसे कम लोकसभा के मेंबर कहाँ पे, सॉरी मतदाता कहाँ पे हैं, तो वो हैं आपके लक्षद्वीप में, ठीक है, लक्षद्वीप लोकसभा क्षेत्र। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र लद्दाख तथा सबसे छोटी चांदनी चौक दिल्ली है, ठीक है। ये कुल मिलाकर आज के लेक्चर में हमने देखा लोकसभा राज्यसभा से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को इसमें डिस्कस कर लिया गया है। बस आप इतना पढ़ लीजिएगा। ये कितने देर का वीडियो हुआ मैं देख लूँ एक बार। चलिए, ये वीडियो आपका बन रहा है 20 मिनट का। 20-25 मिनट के इस वीडियो के बाद आप अगर एमसीक्यू सॉल्व कर लेते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो विश्वास मानिए पेट क्वालिफाई करने के लिए आप अच्छी सही दिशा में बढ़ रहे हैं। कोशिश रहेगी कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपके लिए ले आ सकूं मैं, क्योंकि अब बहुत कम दिन, 25 दिन बचा है, और पूरी किताब पढ़ के आप नहीं कर सकते हैं। वीडियो देखिए, क्वेश्चन लगाइए, बस इतना ही लास्ट टाइम पे, यही लास्ट मोमेंट पे करना है। टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िएगा, वहाँ जरूरी मटेरियल कुछ होगा तो हम आपको वहाँ पे प्रोवाइड जरूर करा देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, और जरूर अपने दोस्तों से भी शेयर करवाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।